सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पाठ 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन सामाजिक विज्ञान जो कि इतिहास चैप्टर से आता है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और हल करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो के लिए में कर सकें। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धर्म और उपनिवेश। वियतनाम की धार्मिक मान्यताओं में बुद्ध, कन्फ्यूशियस और कई स्थानीय रीतियों का मिश्रण था। फ्रेंच मिशनरियों ने वहाँ ईसाई धर्म को लाया था। उन्हें वियतनाम के लोगों को आलसी व्यवहार पसंद नहीं था। 13वीं सदी से पश्चिमी मान्यताओं के खिलाफ कई धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। 1969 का स्कॉलर रिवोल्ट ऐसा ही एक आंदोलन था जो ईसाई धर्म के खिलाफ था। हुइन फूसो इसी तरह के आंदोलनों में से एक था। होआ हाओ, इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और यह मैकाग डेल्टा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस आंदोलन में 19वीं सदी के फ्रेंच विरोधी और लोकप्रिय धार्मिक भावनाओं से प्रेरणा ली थी। होआ हाओ आंदोलन के जनक का नाम था हुइन फूसो। वे कई तरह के चमत्कार किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। वे अनाप शनाप खर्चे की आलोचना करते थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। उन्होंने बाल विवाह, जुआ, शराब और अफीम के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। फ्रेंच शासकों ने हुइन फूसो के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने उसे पागल करार दिया और उसे पागल बोलने का नाम दिया। उसे एक पागल खाने में डाल दिया गया, लेकिन जिस डॉक्टर को उसने पागल होने का सर्टिफिकेट देना था वही उसका फ़ैन बन गया। आखिर में उसने देश निकाला देकर लाओस भेज दिया गया। उसके कई अनुयायियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में डाल दिया गया। फान बोईचाओ 1867 से 1940 वे एक राष्ट्रवादी थे जिनकी शिक्षा कन्फ्यूशियन पद्धति से हुई थी। उसने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी डुई तान हुई का गठन किया, जिसका नेतृत्व प्रिंस कुंग डे करते थे। फान बोईचाओ 1905 में योकोहामा में चीनी सुधारक लियांग क्विचाओ 1873 से 1929 से मिले। फान द्वारा लिखित सबसे प्रभावशाली किताब थी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इस किताब में क्विचाओ का गहरा प्रभाव दिखता है। इस किताब में मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर बात की गई: स्वायत्तता का नाश और चीन के साथ टूटे हुए संबंध। वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई में फान एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं। फान शुट्रिन, ये फान बोईचाओ के विचारों के सख्त खिलाफ थे। ये राजतंत्र के खिलाफ थे और इस बात के विरोधी थे कि फ्रेंच का विरोध करने के लिए कोर्ट की मदद ली जाए। वे पश्चिम के प्रजातांत्रिक भावनाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हें फ्रांस के लोगों की स्वच्छंदता की भावना भी पसंद थी। वे चाहते थे कि फ्रेंच शासक कानूनी और शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करें और कृषि और उद्योग को बढ़ावा दें। चीन और जापान का प्रभाव। 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कई छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने जापान गए। जापान जाने का मुख्य उद्देश्य था वियतनाम से फ्रेंच लोगों को भगाना, कठपुतली राजा को उखाड़ फेंकना और एंगुएन वंश के शासक को फिर से बहाल करना। वे जापानियों से एक एशियाई होने के नाते मदद की गुहार करते थे। जापान एक आधुनिक देश बन चुका था और इसने पश्चिमी ताकतों द्वारा उपनिवेश बनाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। 1907 में जापान की रूस पर फतह ने जापान की सैन्य शक्ति को साबित कर दिया था। 1908 के बाद जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वियतनामी छात्रों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को जापान से निकाल दिया गया और उन्हें चीन और थाईलैंड में पनाह देने पर विवश होना पड़ा। फान बोईचाओ भी इनमें से एक थे। चीन में आने वाले बदलाव भी वियतनाम राष्ट्रवादियों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में एक लोकप्रिय आंदोलन हुआ था जिसने लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र को बहाल किया था। उस घटना से वियतनाम के काफ़ी छात्र प्रभावित थे। उन्होंने एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम वियत कुआन फुक हुई बनाया। अब आज़ादी की लड़ाई का मतलब था लोकतंत्र की स्थापना करना। कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनाम का राष्ट्रवाद। 1903 के दशक की आर्थिक मंदी का वियतनाम पर गहरा असर पड़ा। चावल और रबर की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी। इसके कारण गाँव में बेरोजगारी बढ़ी और लोगों पर कर्जे बढ़ गए। इसकी परिणति हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की उठती आवाज़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध के मुख्य केंद्र बिंदु थे नगेअन और हा तीन राज्य। लेकिन उस विरोध को फ्रेंच शासकों ने कुचल दिया। उस विरोध को कुचलने के लिए विमान और बम का इस्तेमाल भी किया गया। 1930 की फरवरी में हो चिन
ची मिन ने कई विरोधी राष्ट्रदूतों को एक साथ लाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम कांग सन डांग को शुरू किया। बाद में इसका नाम इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना। जापान, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा जमा लिया। अब राष्ट्रवादी नेताओं को फ्रेंच के अलावा जापानियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा था। लीग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, वियतनाम डॉक लैप डोंग मिन, जिसे बाद में वियत मिन के नाम से जाना गया, ने जापानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1945 में हनोई को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ, जिसके चेयरमैन बने हो ची मिन। वियतनाम का विभाजन। फ्रेंच ने दोबारा अपना नियंत्रण लेने की कोशिश की। उन्होंने इस काम के लिए वहाँ के राजा बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। वियत मिन को पहाड़ियों में भागकर छुपने को मजबूर होना पड़ा। 8 साल की लड़ाई के बाद वियत मिन फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू में 1954 में हराने में कामयाब हो गया। फ्रांस की हार के बाद जेनेवा में एक शांति वार्ता हुई। वियतनाम के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। हो ची मिन और कम्युनिस्टों ने उत्तर में सत्ता संभाली। बाओ दाई की सरकार ने दक्षिण में सत्ता संभाली। कुछ ही दिनों बाद नगो दिन दिएम के नेतृत्व में बाओ दाई शासन का तख्ता पलट हो गया। दिएम ने एक तानाशाह शासन व्यवस्था बनाई। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने दिएम के तानाशाही शासन का विरोध किया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हो ची मिन सरकार की मदद ली और देश में एकीकरण के लिए संघर्ष किया। अब बात करते हैं अमेरिकी कब्जा। युद्ध में अमेरिका का शामिल होना। अमेरिका को यह चिंता सताई जा रही थी कि किसी कम्युनिस्ट सरकार को बहाल होने से उसकी परिपाटी शुरू हो सकती थी और आसपास के इलाकों में वैसी ही शासन व्यवस्था कायम हो सकती थी। कम्युनिज्म को फैलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों का इस्तेमाल किया और अत्याधुनिक हथियारों और साज सामानों का इस्तेमाल भी किया। अत्याधुनिक तकनीकी और दवाइयों की समुचित आपूर्ति के बावजूद वियतनाम में अमेरिकी सेना के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए। उस युद्ध में उस समय के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर प्लेन B-52 का इस्तेमाल भी किया गया। लगभग 47,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 3,03,000 सैनिक घायल हुए। उनमें से 23,000 सैनिक पूर्ण रूप से अपाहिज हो गए। वियतनाम के लोगों का अमेरिकी शक्ति के सामने प्रदर्शन से साबित हो गया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने से एक कमज़ोर सेना में भी जान आ जाती है। अमेरिका ने इस बात को शायद नज़रअंदाज कर दिया था। अमेरिका पर प्रभाव। वियतनाम में अमेरिकी दखल का विरोध ज़्यादातर अमेरिकी कर रहे थे। कई समकालीन विचारकों का मानना था कि अमेरिका में ऐसे युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए था जिससे जीतने की संभावना न के बराबर थी। मीडिया की भूमिका क्या थी, ये भी समझ लेते हैं। अमेरिकी मीडिया और फिल्म ने इस युद्ध की सराहना भी की और आलोचना भी। जॉन वायन की फिल्म ग्रीन बेरेट 1968 ने वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी का समर्थन किया। जॉन फोर्ड कोपोलो की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ 1979 ने वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी की आलोचना की। हो ची मिन ट्रेल, यह पगडंडी और सड़कों का भी एक बड़ा भारी जाल था। इसका इस्तेमाल आदमी और सामान को दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके रास्ते में कई अस्पताल और सपोर्ट बेस थे। ज़्यादातर सामानों को महिलाओं और बच्चों द्वारा साइकिल से ले जाया जाता था। उस ट्रेल का ज़्यादातर हिस्सा वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में था और उसकी शाखाएं दक्षिण वियतनाम तक जाती थी। सामान और लोगों की आवाजाही रोकने के लिए अमेरिका उस ट्रेल पर हमेशा बमबारी करता था, और लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत ही उसकी मरम्मत कर लेते थे। हो ची मिन ट्रेल वियतनाम के लोगों की दिलेरी और सूझबूझ की गवाही देता है। महिलाओं की भूमिका। चीन की तुलना में वियतनाम की महिलाओं को अधिक समानता प्राप्त थी, खासकर से निचले वर्ग के लोगों में तो ये बात और भी प्रखर थी, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित थी और वे सार्वजनिक जीवन में कोई भी योगदान नहीं कर पाती थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के परवान चढ़ने के साथ साथ लेखकों और विचारकों ने महिलाओं को समाज के कायदे कानून के विरोधी के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया था। हो ची मिन ट्रेल से होकर सामान की सप्लाई करने के साथ साथ महिलाओं ने भी युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा शांतिकाल के समय अर्थव्यवस्था को ठीक करने में भी वहाँ की महिलाओं ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। अमेरिकी कब्जे का अंत। 1974 की जनवरी में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस समझौते के साथ अमेरिका के साथ होने वाली लड़ाई समाप्त हुई, लेकिन साइगाओ शासन और एनएलएफ के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साइगाओ के राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया और एक सकल वियतनाम की स्थापना की। अब याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी वो भी जान लेते हैं। पहला है समन्वयवाद, एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं के बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है।
दूसरा है यातना शिविर, एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है और उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं। तीसरा है गणतंत्र, आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था। सुधार विरोधी, ऐसा व्यक्ति या विचार जो लोगों को गुमराह करने वाला हो। उपनिवेशवाद, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों पर शासन करता हो। छठा है साम्यवाद, साम्यवाद एक राजनीतिक आंदोलन है जो एक ऐसी आर्थिक अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समान अधिकार देना है। साम्राज्यवाद, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक देश दूसरे देशों पर शासन करता है। नापाम, अमेरिका में विकसित एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा के संपर्क में आने पर उसे चिपक कर त्वचा को जलाता रहता है। इसको नापाम कहा गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझने का प्रयास आपने किया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और साथियों को। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।